हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर एपिसोड के बारे में जिसका नाम है द टेल ऑफ द क्विक सिल्वर। इस कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान अंधेरे रात से, जहां हम एक बहुत ही नॉर्मल दिखने वाले घर में कुछ बहुत ही अबनॉर्मल होते हुए देखते हैं। हम देखते हैं एक टीनेजर लड़की को जो किसी टाइप की कोई डार्क रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। बहुत सारे अजीबोगरीब चीजें पड़े थे उसके सामने, कैंडल्स, वुडन स्टिक, सम काइंड ऑफ स्टोन्स, अ बुक और एक सिल्वर स्पून। सबसे पहले वो चौक से दीवार पे एक दरवाजा ड्रॉ करती है, फिर किताब से एक अजीब मंत्र पढ़ने लगती है और ठीक इसके बाद ही एक कांड होता है। एक इविल एंटिटी बाहर निकल आता है उस दीवार पे बने दरवाजे से, लेकिन उससे ये लड़की डरती नहीं बल्कि एक एमुलेट उठा लेती है और मंत्र के जरिए उस एंटिटी को ऑर्डर देती है उस एमुलेट के अंदर एंटर करने के लिए। मगर ऐसा होता नहीं, उल्टा वो एंटिटी उसी पर हमला कर देता है। सिल्वर स्पून भी उसे रोक नहीं पाता और इस जल्दबाजी के चक्कर में कब उससे एक कैंडल गिर जाता है उस लड़की को पता भी नहीं चलता। आग तेजी से चारों तरफ फैलने लगी थी, लेकिन वो लड़की कोशिश करके भी इससे बच नहीं पाती क्योंकि उसके सामने ही कमरे का दरवाजा जो बंद हो चुका था। एज द रिजल्ट उस एंटिटी को खत्म करने के चक्कर में एक बहुत ही दर्दनाक मौत मिलती है बेचारी को। लेकिन जिसके लिए इतना कुछ, वो एंटिटी, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो वैसे ही उस दीवार के अंदर छुपा रह जाता है जैसे हमेशा से था। आफ्टर ऑल वही तो घर था उसका और किसी को वहां रहने कहाँ देगा वो। उस रात के उस हादसे के बाद उस लड़की का फैमिली कुछ दिनों के अंदर ही वो घर छोड़कर चला गया और वो घर फिर से वीरान पड़ गया, लेकिन ज्यादा दिनों के लिए नहीं। लोकेशन अच्छा था और दाम भी काफी अफोर्डेबल रखा गया था, इसीलिए उस घर को बिकने में वक्त नहीं लगा। 2 साल के अंदर ही उस घर को नया परिवार मिल गया और उस एंटिटी को अपना नया शिकार। सरप्राइजिंगली इस नए फैमिली में जो तो टीनेजर लड़की थे एरन एंड डक, उन्हें रहने के लिए वही कमरा पसंद आता है। अब ये कोई कोइंसिडेंस था या फिर डेस्टिनी, वो तो नहीं पता, लेकिन इसका नतीजा उन्हें उसी रात से भुगतना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कमरे में एंटर करते ही डक को बहुत ठंड लगने लगी थी, जबकि बाकी के घर में टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था। विंडोज भी सारे बंद थे, तो वो समझ ही नहीं पाता ये हवा का झोंका आखिर आया कहाँ से। फिर देर रात जब से भी गहरी नींद में सो रहे थे तो अचानक ही एरन को फील होता है कोई उसका बेड हिला रहा है। पहले उसे लगा ये जरूर डक का कोई मजाक होगा, लेकिन जब उसकी भी चिल्लाने की आवाज आने लगी तब एरन को सिचुएशन की सीरियसनेस समझ आई। उसने झट से उठकर कमरे की सारी लाइट्स ऑन कर दी और करते ही सब कुछ नॉर्मल हो गया। डक को लगा जरूर भूकंप आया होगा, लेकिन क्या बात सच में इतनी सिंपल थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो उन्हें अपने सामने देखते ही पता चल जाता है, क्योंकि वहां तो उनके सामानों का पहाड़ बना हुआ था। किसी ने बहुत ही बारीकी से उनके सजाए हुए कमरे को फिर से तहस नहस कर दिया था। साथ में दीवार पर छोड़ गया था एक निशान, एक लेटर क्यू। एरन एंड डग दोनों के पास ही इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, तो दोनों को ही लग रहा था ये दूसरे का मजाक है। भले ही किसी ने एक्सेप्ट नहीं करी, लेकिन किसी ने फर्दर इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया। एक्चुअली नई जगह, नया स्कूल, दोनों ऑलरेडी काफी स्ट्रेस में थे, तो किसी और बात को लेकर सोचने का वक्त ही नहीं था उनके पास। लेकिन जो मुसीबत उनके गले पड़ी थी वो भी इतनी जल्दी उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी, इसका एहसास एरन को अगले दिन ही हो जाता है जब वो स्कूल जाता है। वैसे भी किसी को यहाँ जानता नहीं था वो, तो एक नर्वसनेस तो था ही, जिसके चक्कर में एक लड़की से टकरा भी जाता है। लेकिन लड़की अच्छी थी, इसलिए कोई सीन क्रिएट नहीं होता। पता चलता है उस लड़के का नाम कॉनी है। एरन को काफी पसंद आ गई थी वो, एंड थैंकफुली उसे सीट भी बिल्कुल उसी के बाजू में मिलता है। इससे एरन तो काफी खुश हो जाता है, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। ठीक इसके बाद ही शुरू होता है नया तमाशा। एरन जैसे ही अपने सीट तक जाने की कोशिश करता है, उसके आसपास सारे स्टूडेंट्स की कॉपीज अपने आप ही जमीन पर गिरने लगते हैं, जिससे टीचर को लगता है एरन ने ही कोई शरारत करी होगी, लेकिन वो देख नहीं पाते। इसके बाद एरन का टेबल भी हवा में तैरने लगा था और उसका पेंसिल, उसे तो जैसे कोई इनविजिबल एंटिटी खींच कर उससे दूर ले जा रहा था। एरन तो बिल्कुल हैरान ही हो चुका था ये सब देखकर। उसे समझ ही नहीं आ रहा था आखिर इस सब का मतलब क्या है। वो किसी से शेयर भी नहीं कर पाता, क्योंकि किसी ने कुछ देखा जो नहीं था, कौन यकीन करेगा उस पर। इस सब के बीच अगर उसके लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा था तो वो थी कॉनी से उसकी दोस्ती। और ये कोइंसिडेंस था या फिर कुछ और, वो तो नहीं पता, लेकिन दोनों की मुलाकात भी कुछ ज्यादा ही हो रही थी। कभी क्लासरूम के अंदर तो कभी कॉरिडोर पे, कुछ तो कनेक्शन था उनमें।
इस बात की भनक एरन को तब लगती है जब वो उसी रात सपने में कॉनी को देखता है और खुद को भी। बहुत ही अजीब था वो सपना। ऐसा लग रहा था जैसे ये कमरा किसी और ही डायमेंशन में पहुंच चुका है, जहां पास्ट एंड प्रेजेंट सब कुछ एक साथ मर्ज कर रहा है। वो देखता है कॉनी किसी टाइप की कोई रिचुअल परफॉर्म कर रही है, एक इविल एंटिटी को वश में करने की कोशिश कर रही है वो, लेकिन उससे हो नहीं पा रहा। एरन धीरे धीरे उस एंटिटी को दीवार से निकलकर कॉनी पर हमला करते हुए भी देखता है और साथ में कमरे के दरवाजे को अपने आप बंद होते हुए भी। उसके सामने ही कॉनी धीरे धीरे कॉर्नर होती जा रही थी, लेकिन चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा था एरन। ऐसा लग रहा था जैसे वो सपने के अंदर एक और सपना देख रहा है। कॉनी के डर और हेल्पलेसनेस को तो वो फील कर पा रहा था, लेकिन उसे बचाने का कोई उपाय नहीं था उसके पास। वो तो बस एक म्यूट विटनेस था। लेकिन ठीक इसी पॉइंट पे कुछ होता है। कॉनी बात करती है उससे, कहती है मैंने गलत समझा था, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है। इतना कहते ही ये सपना अचानक खत्म हो जाता है और एरन की नींद टूट जाती है। उधर उसके आवाज से तब तक डग भी जग चुका था, तो एरन उसी से सब कुछ शेयर करता है। लेकिन तभी डग की नजर पड़ती है एरन के सिल्वर पेंडेंट के तरफ जो टेबल पर रखा था। वो अपने आप ही खिसक कर टेबल से नीचे गिर जाता है और फ्लोर पर घसीटते हुए दीवार के एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर घुस जाता है। एरन उसे रोक नहीं पाता, लेकिन जब वो सेक्शन पर हाथ से वार करता है तब पता चलता है वो तो लूज है। खींचते ही बहुत इजीली निकल आता है। उसके अंदर हाथ डालते ही एरन को अपना पेंडेंट मिल जाता है, लेकिन वहाँ कुछ और भी था। एक आधा जला हुआ बुक जो असल में उनके ही स्कूल का ईयर बुक था, 2 साल पुराना। उसे छूते ही उसके पन्ने अपने आप ही खुलने लगते हैं और पर्टिकुलर एक पेज पर जाकर रुकती है। वहाँ उस साल के सभी स्टूडेंट्स की फोटो थी, जिसमें कॉनी की फोटो भी थी जिस पर क्यू मार्क किया हुआ था, लेकिन उसका नाम वहाँ लॉरा लिखा हुआ था। और ठीक उसके बाजू में ही एक और लड़की भी थी जो बिल्कुल उसी की तरह दिख रही थी। नीचे का पोर्शन जल चुका था, इसीलिए एरन को उसका नाम पता नहीं चलता, लेकिन वो इतना तो समझ जाता है कि जिस लड़की को उसने सपने में देखा वो कॉनी नहीं थी, बल्कि ये लड़की थी लॉरा। मगर ये लॉरा आखिर है कौन, और वो सपना उसका मतलब क्या है? दोनों भाई जब यही सोच रहे थे तो अचानक ही दीवार से निकल आता है वो इविल एंटिटी, द क्रिएचर ऑफ डार्कनेस। वो रियलिटी में भी उतना ही घिनौना दिख रहा था जितना कि एरन के सपने में। उसे देखकर तो दोनों ही भाई की हालत खराब हो जाती है और दोनों ही जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। उससे उनके पेरेंट्स वहां आ जाते हैं और वो क्रिएचर वहां से गायब हो जाता है। एज एक्सपेक्टेड कोई उनके बातों पर यकीन नहीं करता। इनफैक्ट उनके पेरेंट्स को तो लग रहा था कि एरन ने जरूर अपने भाई को कोई घोस्ट स्टोरी सुनाई होगी, जिससे डग इतना डर गया कि उसे बुखार आ गया। ऐसा पहले भी एक बार हो चुका था, लेकिन इस बार की बात अलग थी। वो एरन उन्हें समझा नहीं पाया और इसलिए उसने कोशिश भी ज्यादा नहीं करी, बल्कि नेक्स्ट डे स्कूल जाकर उसने सबसे पहले भागा कॉनी से बात करने। उसे जानना था आखिर ये चक्कर क्या है, उसी के साथ ये हो रहा है ये सब। और बिल्कुल कॉनी की तरह दिखने वाली वो लड़की लॉरा, वो कौन है? सवाल तो बहुत सारे थे, मगर न जाने क्यों लॉरा की बात सुनते ही कॉनी बहुत नाराज हो जाती है और वहां से जाने लगती है। बहुत मुश्किल से उसे रोक पाता है एरन। वो कॉनी को वो ईयर बुक दिखाता है और तब जाके शांत होती है वो। नहीं तो उसे तो ये लग रहा था कि एरन जानबूझकर उसे ये सवाल पूछ रहा है, उसे हर्ट करने के लिए, क्योंकि लॉरा असल में उसकी ट्विन सिस्टर थी जिसकी 2 साल पहले मौत हो चुकी है। इसी स्कूल में पढ़ते थे दोनों, एक ही क्लास में। एरन को ये भी पता चलता है कि उन लोगों ने जिस घर को खरीदा है वो असल में कॉनी का पुराना घर है। 2 साल पहले तक वो और उसकी बहन वहां पर ही तो रहती थी अपने पेरेंट्स के साथ। लेकिन अचानक एक पॉइंट पर लॉरा बहुत बीमार पड़ने लगी, उसे बुखार आने लगा। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया गया, लेकिन कोई ट्रीटमेंट काम नहीं आया। ऐसे में लॉरा उनसे कहने लगी कि उनका घर हॉन्टेड है। उसके कमरे के दीवार के अंदर एक इविल एंटिटी छुपा है, द क्रिएटर ऑफ डार्कनेस। वही सक कर रहा है उसके लाइफ फोर्स को। उसे ये भी पता चला था कि ये घर असल में एक ओल्ड ग्रेवयार्ड के ऊपर बनाया गया है, इसीलिए इस घर की ऑरा बिल्कुल भी प्योर नहीं है, सिर्फ नेगेटिविटी छाई हुई है यहाँ पर। लेकिन किसी ने उस पर यकीन ही नहीं करी। सबको लगा बुखार की वजह से वो डिल्यूशनल हो रही है। फिर एक दिन उसने कहीं से एक किताब ढूंढ निकाली जिस पर पैरानॉर्मल चीजों के बारे में लिखा हुआ था। पता नहीं लॉरा को वहां क्या मिला, मगर उसने उसी रात कुछ चीजों को इकट्ठा करके कैंडल्स जलाकर बैठ गई। फिर वहां कैसे क्या हुआ, कैसे आग लगी, किसी को नहीं पता। उस रात घर में उसके अलावा और कोई था जो नहीं। उन्हें अगले दिन बस लॉरा की लाश मिली। बहुत ही बुरी तरह जल चुका था उसका शरीर। अब उस रात एक्चुअल में क्या हुआ
उसका जवाब तो एरन को ऑलरेडी पता था। अब जब उसे उसकी बैक स्टोरी भी पता चल गई तो उसके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। साथ में वो कॉनी को पूरे सच्चाई से रूबरू भी कर पाता है। उससे कहता है लॉरा बिल्कुल सच कहती थी, वो घर सच में हॉन्टेड है। उसने खुद देखा है उस डिमोनिक एंटिटी को, एंड मे बी इसीलिए लॉरा की आत्मा को भी अभी तक मुक्ति नहीं मिली, उसका काम अधूरा जो रह गया। तो शायद जब तक उस एंटिटी का खात्मा नहीं होता लॉरा को भी शायद आजादी नहीं मिलेगी। लेकिन कैसे? एक इनह्यूमन क्रिएचर को हराना कोई आम बात तो नहीं ना। और लॉरा ने आखिर गलती कहाँ करी थी? एरन को इन सब का जवाब बहुत जल्दी चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे डक को लेकर भी टेंशन होने लगा था। उसका फीवर तो बढ़ता ही जा रहा है, बिल्कुल लॉरा की तरह। कहीं उन्हें देर ना हो जाए। एरन कॉनी से रिक्वेस्ट करता है उसका साथ देने के लिए। उसका मन कह रहा था उसे लॉरा के दिखाए हुए रास्ते पर ही चलना है। वो सपना कोई ऐसे रैंडम सपना नहीं था, एक इंडिकेशन था। लेकिन उसके लिए उसे वो सारी चीजों की जरूरत थी जो लॉरा ने इकट्ठा करी थी, और वो सिर्फ कॉनी ही उसे लाकर दे सकती थी। बट इनिशियली कॉनी फिर से इन सब चक्करों में फंसना नहीं चाहती थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन एरन के खातिर उसके भाई को बचाने के लिए वो राजी हो जाती है, और वो सामान लेकर उसके साथ उसके घर जाने के लिए भी राजी हो जाती है। उधर इन द मीन टाइम घर में डक के साथ भी कुछ भयानक होता है। बेचारा सच में बहुत वीक हो चुका था, इसीलिए डॉक्टर ने उसे रेस्ट लेने के लिए कहा था, मगर अकेले बहुत बोर हो रहा था वो, इसीलिए टाइम पास के लिए एक किताब उठा लेता है वो। लेकिन उसे तो कोई आइडिया ही नहीं था कि इसमें उसे एक बहुत बड़े सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो क्यों? डक को पता चलता है उनके कमरे में ये जो हर जगह क्यों लेटर दिख रहा है, इसका रेफरेंस क्विक सिल्वर से है। और क्विक सिल्वर असल में यंग लड़कियों के आत्मा को कहा जाता है। स्पेशली जब किसी टीनेज लड़की की मौत होती है तो उसकी आत्मा एक क्विक सिल्वर बन जाती है। ये मोस्टली हार्मफुल नहीं होते, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव जरूर होते हैं। और इनका खासियत यही होता है कि वो जहाँ जाते हैं वहाँ क्यू लेटर जरूर छोड़ जाते हैं अपने निशानी के तौर पर। डग समझ जाता है उनके घर को भी जरूर किसी क्विक सिल्वर ही हॉन्ट कर रही है, लेकिन उसका इरादा कैसे पता करे? डग जब यही सोच रहा था तब अचानक ही उसे बहुत प्यास लग जाती है। वहां उसके टेबल पर ग्लास तो रखा था, लेकिन उसमें पानी खत्म हो चुका था और डग को हिम्मत ही नहीं हो रही थी उठकर जाने की। ऐसे में अचानक एक कांड होता है। डग देखता है वो ग्लास अपने आप ही भरने लगी है। इससे वो तो बहुत खुश हो जाता है, और उसे ये भी समझ आ जाता है कि इस घर में रहने वाले क्विक सिल्वर भी फ्रेंडली ही है। लेकिन जैसे ही वो उसे पीने जाता है कोई ग्लास को फेंक देता है। साथ में सारे चीजें भी हिलने लगे थे उसके आसपास। डक को समझने में देर नहीं लगती, यहाँ असल में दो स्पिरिट्स है, एक गुड और एक बैड, एक फ्रेंडली और एक अग्रेसिव। और ये अग्रेसिव वाला ही जरूर वो डिमोनिक क्रिएचर होगा जिसे उन्होंने कल रात देखा था। कहीं वो फिर से हमला न कर दे। अकेले क्या करेगा वो? ये सबसे डक इतना डर चुका था कि वो उसी हालत में कमरे से भागने की कोशिश करता है। बट थैंकफुली ठीक तभी एरन वापस आ जाता है और अपने भाई को संभाल लेता है। हम देखते हैं उसके साथ कोनी भी आई है। इतने दिनों बाद इस घर में फिर से लौटकर बहुत अजीब फील कर रही थी वो। उस रात के हादसे के बाद यहाँ कदम रखने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था उसने। येट अगेन उसे रखना ही पड़ा, वो भी अपने बहन के लिए ही। उसने साथ में वो सारे सामान भी ले आए थे जो उस रात लॉरा ने यूज करी थी। सरप्राइजिंगली उनमें से कुछ भी जला नहीं था। एरन उनमें से वो बुक उठा लेता है और सपने में जैसे देखा था ठीक उसी पेज को ओपन करता है और देखता है वहां सच में ही सारे प्रोसेस इन डिटेल्स लिखा हुआ है। तो वो वहीं से स्टार्ट करता है जहां से लॉरा ने किया था, दीवार पे डॉट ड्रॉ करने से। फिर जैसे ही वो एंटिटी सामने आ जाता है वो भी ठीक लॉरा की ही तरह उसे सिल्वर स्पून से डराकर एमुलेट के अंदर घुसने का ऑर्डर देता है। लेकिन जैसे पिछली बार ये तरीका काम नहीं किया था वैसे इस बार भी नहीं करता, और इस गलती की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है एरन को। वो एंटिटी उसके भाई को लेकर गायब हो जाता है, जिसे बचाने के लिए इतना कुछ आफ्टर ऑल उसे ही सैक्रिफाइस करना पड़ा। इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था एरन। बहुत ही घबरा जाता है वो, और उससे भी ज्यादा कॉनी। वो तो समझ ही नहीं पाते उन्होंने आखिर गलती क्या करी। जो जो किताब में लिखा था वही सब तो किया उन्होंने। क्या इसी गलती के बारे में कह रही थी लॉरा? उनके पास टाइम नहीं था ज्यादा, जो भी सोचना था जल्दी सोचना था, जो भी करना था जल्दी करना था। वो दरवाजा फिर से खुलने लगा था और वो एंटिटी भी फिर से एक बार हमला करने वाला था उन पर। टेंशन में एरन पागल की तरह बार बार उन लाइंस को दोहराने लगता है। उसे यकीन था उस गलती का राज इसी में कहीं छुपा होगा, एंड फाइनली वही सच भी साबित होता है। बिल्कुल अहम वक्त पर एरन को समझ आ जाता है उसकी गलती। वो सिल्वर स्पून जो असल में सिल्वर का था ही नहीं, स्टील का था, इसीलिए ही तो उससे वो एंटिटी डर नहीं रहा था।
फॉर्चुनेटली एक असली सिल्वर पीस एरन के पास ही था, उसका पेंडेंट, जिससे वो फाइनली उस एंटिटी को काबू करने में कामयाब हो जाता है और साथ ही साथ उसे एम्यूलेट के अंदर कैद करने में भी। और उधर जैसे ही वो कैद होता है, इधर डग लौट आता है बिल्कुल सही सलामत। इनफैक्ट वो तो पहले से भी ज्यादा ठीक हो चुका था, उसका फीवर, वीकनेस, रेड आइज चुटकी में गायब हो चुका था सब कुछ। इससे एरन तो खुश होता ही है, साथ में कॉनी भी बहुत खुश थी उसके लिए। कहीं ना कहीं वो खुद भी बहुत सेटिस्फाइड फील कर रही थी कि देर से ही सही लेकिन उसने अपने बहन के अनटाइमली डेथ को अवेंज कर पाई। और उसकी इसी खुशी को दुगना करते हुए उसे एक सरप्राइज भी मिलता है। अपने बहन को फिर से एक बार देख पाती है वो। लौरा लफ्जों से तो कुछ कह नहीं पाती लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बयां कर देती है। वो आज़ाद थी, ग्रेटफुल थी और बहुत ज़्यादा खुश भी। लेकिन अभी भी एक काम बाकी था उसका, उस एम्यूलेट को सेफ रखना, क्योंकि सिर्फ वही थी जो उसे संभाल सकती थी। तो वो कॉनी से वो एम्यूलेट मांग लेती है और उसे अलविदा कहकर गायब हो जाती है, हमेशा हमेशा के लिए। दी एंड। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।